दिस इज जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इंग्लिश के हम लेक्चर में आ जाते हैं और यहाँ पे हम क्रिएटिव राइटिंग वाला अपना लेक्चर करेंगे। जो हमारा टॉपिक है आज वो है रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। तो रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स में हम क्या काम करने जा रहे हैं हमें कोर्स की जो डिस्क्रिप्शन वगैरह है वो नहीं पढ़ते। मैं आपको सिर्फ ये चीज़ें बता देता हूँ कि इस कोर्स को पढ़ने के बाद आप लोगों के पास क्या होगा। आप इफ़ेक्टिव रीडिंग टेक्निक्स को सीख जाएंगे और उसके बाद कंप्रीहेंशन स्किल्स को आप सीख जाएंगे। इसी तरह आपका जो एकेडमिक ग्रामेटिकल पंक्चुएशन वगैरह है वो आप सीख जाएंगे। इसी तरह कम्युनिकेशन में भी आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो इसमें जो पहला टॉपिक होगा वो होगा इंट्रोडक्शन टू राइटिंग। तो आपको इसमें से क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, पर्पज़ ऑफ राइटिंग कि हम क्यों राइटिंग लिखते हैं, ऑडियंस कौन सी होनी चाहिए राइटिंग लिखने के लिए, क्वालिटीज़ ऑफ गुड राइटिंग, और उसके बाद राइटिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग भी आपको पता होनी चाहिए, और राइटिंग इन मल्टीमीडिया वर्ल्ड। इसी तरह आपको राइटिंग के एथिक्स आपको यहाँ पे सिखाए जाएंगे। और उसके बाद फ़िलहाल अभी हम इंट्रोडक्शन टू राइटिंग वाला ही करेंगे। तो इसमें फ़िलहाल हम अपना कोर्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो देख लेते हैं और अभी हम अपनी स्लाइड नंबर 1 को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो पहली स्लाइड है इसमें इंट्रोडक्शन टू राइटिंग है कि हम राइटिंग जब स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन आता है वाई राइट, हमें क्यों लिखना चाहिए। तो यहाँ पे वो कहता है कि अरेंट टेक्सटिंग ईमेल वॉइस मेल एंड सेलुलर फोन्स आर डूमिंग द ऑर्डिनरी राइटिंग। इसमें वो ये कह रहा है कि जो हमारा टेक्स्ट मैसेजेस हैं, ईमेल हैं, वॉइस मैसेजेस हैं, ये जो हमारी कॉपियों पे हम या बुक्स पे लिखाई करते थे इसको वो डूम कर रहा है। डूम का मतलब होता है ख़त्म कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही है ऑर्डिनरी राइटिंग। तो डेफिनेटली किसी हद तक हम इसको कह सकते हैं येस भी और नो भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी भी हमें लिखना लाजमी पड़ता है। राइटिंग को पहले सोचा जाता था कि किताबें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन किताबें कभी ख़त्म नहीं हो सकती। उसके बाद कहते हैं इनफैक्ट द मच इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सच एज ब्लॉगिंग ट्वीटिंग हैव इंक्रीज द अमाउंट ऑफ राइटिंग पीपल डू। कहता है कि अगर हम हकीकत में देखें तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जिस तरह ब्लॉगिंग है, ट्वीटिंग है, इसने राइटिंग को इंक्रीज़ कर दिया है। जो लोग ये समझते हैं कि वॉइस मैसेजेस, ईमेल्स या बाकी जो चीज़ें हैं, वीडियोस ने राइटिंग को ख़त्म कर दिया है, तो राइटिंग अभी ख़त्म नहीं हुई। राइटिंग हम ईमेल्स में राइटिंग करते हैं, ब्लॉगिंग में, उसके बाद काफ़ी जगह और भी हम अपने अपने लंबे लंबे पैराग्राफ की क्रिएटिव राइटिंग में हम यही करते हैं, और ये एक अलग फील्ड है, एक अलग टॉपिक है। तो हम आगे आ जाते हैं। आगे वो ये कहता है कि एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग। राइटिंग लिखने के आपको अभी भी फ़ायदे हैं। आप तो समझ रहे होगे कि यार वॉइस मैसेज आ गए, अभी हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसके फ़ायदे हम देख लेते हैं कि फ़ायदे क्या है, आखिर हमें क्रिएटिव राइटिंग क्यों करनी चाहिए। इसमें वो ये कहता है कि इट गिव्स राइटर टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन एंड रिसर्च व्हाट दे वांट टू कम्युनिकेट। अब देखो, एक इसमें सीधी सीधी बात मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम किसी को वॉइस मैसेज कर रहे हैं तो वो हम एक अनइंटेंशनली अपना व्हाट्सएप खोलते हैं या कोई भी ऐप खोलते हैं और उसमें हम अपना वॉइस मैसेज को क्लिक करके वहाँ पे जो बोलना होता है बोलते हैं। कोई भी हम जो किसी से बात कर रहे होते हैं तो सोच समझ के नहीं कई बार बोलते, हम एज इट इज़ जो फ्लो में बात आ रही होती है बोल देते हैं। लेकिन जब हम कोई काम लिख रहे होते हैं तो लिखने में हम क्या करते हैं, उस पर सोचते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं। हमारे पास एक टाइम होता है कि लिखने का। यार ये देखो, जिस तरह इस साइड पे बच्चा सोच सोच के लिख रहा है कि अच्छा ये लिखूँ, इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक हम चेक करते हैं और सोच समझ के एक लफ्ज़ लिखते हैं। उसमें अच्छा ये इस चीज़ की कमी है, ये नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं लिखना चाहिए था, ये लिखना चाहिए था। तो इतनी आपके पास टाइम होता है रिसर्च के लिए। राइटिंग में सबसे पहला इसका फ़ायदा ये है। उसके बाद एंड लेट शेप एंड रीशेप द मटेरियल फॉर देयर सेटिस्फैक्टेशन। तो हम आगे जिसके लिए लिख रहे हैं उसको सेटिस्फाई करने के लिए, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं यार ये वर्ड्स नहीं लिखने चाहिए, इनकी जगह ये वर्ड्स, ये मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना चाहिए। इसकी टेंशन ना लो कि कौन से वर्ड यूज़ करने चाहिए, इफेक्टिव राइटिंग के लिए क्या करना चाहिए। इसके बाद कम्युनिकेशन, इट मेक कम्युनिकेशन मोर प्रिसाइज एंड इफेक्टिव। जब हम पहले एक चीज़ को लिख लेंगे, पहले उसको प्रिपेयर करके जाएंगे, लिख के जाएंगे, तो हमें जब बोलने में आसानी होगी। हमारे पास एक चीज़, हमें पता होगा कि हमने क्या बोलना है, तो हमारी जो कम्युनिकेशन होगी वो प्रिसाइज होगी, टू द पॉइंट होगी और इफेक्टिव होगी, अगले पे असरअंदाज होगी, क्योंकि हमने उस पर एक रिसर्च की है, एक टाइम लेके उसको सोचा है कि हम ये चीज़ें यूज़ करेंगे तो ऑडियंस पे इफेक्ट करेंगी। आगे कहता है कि इट प्रोवाइड्स अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ थॉट्स, एक्शन एंड डिसीजन। हमारे पास एक परमानेंट पेपर पे रिकॉर्ड आ जाता है कि आपके जो थॉट्स हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल कोई बंदा बोलता है आपको यार कि
मुझे ये बंदा बहुत अच्छा लगता है, और कल को वो मुकर जाता है। तो राइटिंग में हमें ये फ़ायदा होता है कि परमानेंट हमारे पास एक रिकॉर्ड होता है थॉट्स का, एक्शंस का, डिसीजन का। फॉर एग्जांपल आप कोई डिसीजन लेते हो, कल को आप मुकर सकते हो, तो अगले के पास कोई सबूत नहीं है। अगर आप वही चीज़ लिख के उसको दे देते हो नीचे अपने सिग्नेचर करके, तो अगले के पास प्रूफ है कि आप लोगों ने ये बात कही थी। इसी तरह वो कहता है इट सेव्स द रीडर टाइम, वी एब्जॉर्ब इंफॉर्मेशन मोर स्विफ्टली व्हेन वी रीड इट देन वी हियर इट। इसमें वो कहता है कि रीडर्स का टाइम जो पढ़ने वाले होते हैं उनका टाइम बचा लेता है। हम फजूल बातें उसमें नहीं कहते, हम वही इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करते हैं व्हेन वी रीड इट देन व्हेन वी हियर इट। वो कहता है कि हम जल्दी से अच्छी इंफॉर्मेशन जो होती है, टू द पॉइंट होती है, उसको एब्जॉर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बंदा हमें खड़ा खड़ा बातें बोल रहा है और बजाय उसने एक टू द पॉइंट बातें लिखी हैं, तो हम उसको बहुत जल्दी एब्जॉर्व कर लेंगे। अच्छा, ये तो हो गए थे इसके एडवांटेजेस के, हम क्यों लिखते हैं। उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ राइटिंग विल मेक पीपल एक्सेप्ट यू टू डू। इसमें वो कहता है कि आप लोगों से किस तरह की राइटिंग की तवक्को की जा सकती है लिखने के। फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या आप कॉलेज के या स्कूल के स्टूडेंट हैं, तो आपसे किस टाइप की राइटिंग की उम्मीद की जा सकती है। तो यहाँ पे आपसे लैब रिपोर्ट्स लिखवाई जा सकती हैं। आप जब आगे सेमेस्टर्स में जाएंगे 5th 6th 7 में, तो आपको लंबी लंबी 200-300 पेजेस की रिपोर्ट्स लिखनी पड़ेंगी। इसी तरह प्रोजेक्ट प्रपोजल्स, एक आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट में आप क्या क्या चीज़ें करेंगे उसकी एक पहले प्रॉपर रिपोर्ट बनती है। इसी तरह रिसर्च पेपर्स, आप रिसर्च पेपर्स लिख सकते हैं। ये आप तब भी लिखेंगे, तब भी इफेक्टिव रिसर्च पेपर लिखेंगे, तब आपको क्रिएटिव राइटिंग की टेक्निक्स पता होंगी। आप एग्ज़ाम्स में ऐसे बगैर किसी रट्टे के लिख सकते हैं, आप ज़ुबानी लंबे लंबे ऐसे लिख सकते हैं अगर आपको क्रिएटिव राइटिंग की स्किल आती है। मार्केटिंग प्लान्स, आप लोगों को मार्केटिंग प्लान्स बना के दे सकते हैं कि आप लोगों ने अपनी मार्केटिंग में ये चीज़ें बोलनी है, ये चीज़ें, आपका ये लोगो होना चाहिए, ये आपका नीचे स्लोगन होना चाहिए, ये आपकी लाइंस होनी चाहिए कंपनी की। जिस तरह फॉर एग्जांपल बैंक्स में कहते हैं कि आवर कस्टमर इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, या इस तरह। तो आप लोगों ने ये चीज़ें मार्केटिंग प्लान्स में आती हैं। और यूनिवर्सिटी में हम ये सारी चीज़ें आपसे लिखवाने के पूछ सकते हैं। इसमें आप ईमेल राइटिंग ऐड कर सकते हो, इसमें आप मज़ीद चीज़ें जो ऐड कर सकते हो, वर्ड की फ़ाइल जिस तरह बनाते हो, असाइनमेंट्स को आप ऐड कर सकते हो। तो मज़ीद ये चीज़ें आगे हम चलते हैं। तो इसमें कहता है व्हाट काइंड ऑफ राइटिंग पीपल एक्सेप्ट यू टू डू। लोग आपसे किस चीज़ की बाहर तवक्को करेंगे यूनिवर्सिटी से बाहर। एप्लीकेशन राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग में ये आता है कि आप लोगों को एप्लीकेशन लिखते हो। फॉर एग्जांपल आपको किसी स्कूल में छुट्टी लेनी है, या किसी अपने भाई के कॉलेज में छुट्टी लेनी है, या कोई आपने बिजली का मीटर लगवाना है, कुछ भी करना है, तो आप क्या करोगे, उसके लिए एप्लीकेशन लिखोगे। तो जॉब हंटिंग में आप लोगों को भी एप्लीकेशन लिखनी होगी, दरख्वास्त बराए देश, दरख्वास्त बराए देश। उसके बाद आप ऑन द जॉब यू माइट, ये तो जॉब हंटिंग से पहले आप सीवी लिख सकते हो। यहाँ पे आप इसको सीवी ऐड कर लो जॉब हंटिंग में, सीवी, रेज्यूमी, इन चीज़ों को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद जॉब के अंदर आपको, फॉर एग्जांपल आप फ्यूचर में प्रोफेशनल लाइफ में जाते हो, तो जॉब में आपको कहाँ पे हेल्प करेगी। डिस्क्राइब एडवांटेजेस ऑफ न्यू कंप्यूटर इक्विपमेंट। फॉर एग्जांपल आप आईटी के स्टूडेंट हैं, तो आपको एडवांटेजेस लिखने पड़ जाते हैं कंप्यूटर इक्विपमेंट के। इसी तरह रिपोर्ट ऑन कॉन्फ्रेंस यू अटेंड, एक्सप्लेन न्यू प्रोसीजर। अब आपको प्रेजेंटेशन देनी होती हैं जगह जगह प्रोफेशनल लाइफ में, तो ये आपको मार्केटिंग प्लान्स बनाने होते हैं। तो जब आपको राइटिंग करनी आएगी, तो आप लोगों को अपने जो कोलीग्स हैं उनकी मिन्नतें नहीं करनी पड़ेंगी। आप खुद जब राइटिंग कर सकते होगे, तो आप लोग खुद अपनी यहाँ पे जाके चीज़ें करोगे, और आपको किसी की हेल्प सीकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब आप अपने पाँव पे खड़े होगे। और ये वही बातें हैं। तो हम आगे आ जाते हैं अगली स्लाइड पे और देख लेते हैं कि मज़ीद इसके हमें क्या फ़ायदे हैं। व्हाट काइंड ऑफ राइटिंग पीपल एक्सेप्ट यू टू डू। तो यहाँ पे लोग आपसे किस चीज़ की तवक्को करते हैं। तो इसमें तरह तरह के लोग होते हैं। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल इन द सोसाइटी। तो हमें जिस टाइप के पीपल से हम डील कर रहे हैं, हमें उनको देखना पड़ता है कि यार हम इस कम्युनिटी के पीपल से डील कर रहे हैं, तो ये इस टाइप की चीज़ों को पसंद करते हैं, तो हम अपनी राइटिंग में वो चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ पे वो कहता है पर्सनली यू मे नीड टू डिफेंड अ मेडिकल रीइम्बर्समेंट रिक्वेस्ट टू रिफंड अ फॉल्टी प्रोडक्ट। वो कहता है कि आपको डिफेंड करना पड़ेगा जो मेडिकल रीइम्बर्समेंट होता है, अगर आप उसको
उसका जो फॉल्टी प्रोडक्ट है उसको, इसमें आप सीधी सीधी यही बात कर लो, आपने दराज से कोई चीज़ मंगवाई है और अगर आप उसको दोबारा फॉल्टी निकल आई है तो आप रीफ़ंड कराना चाहते हो तो आपको लंबी चौड़ी रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी। ये ऊपर छोड़ दो जो भी मेडिकल में जा रहा है, सीधी सीधी काम की बात आपको मैंने बता दी। तो आपको वो रीफ़ंड पॉलिसी में पूरा लिखना पड़ता है कि आप इसको वापस क्यों करवा रहे हो चीज़ को। तो वहाँ पे आपको क्रिएटिव राइटिंग, आपको उनको कन्विंस करना पड़ेगा। अगर वो सारों की चीज़ें वापस लेने लग जाएं तो फिर तो उनकी दुकान ही नहीं चलेगी। इसी तरह आपको एक वेबसाइट है कोर्सेरा, जहाँ पे कोर्स मिलते हैं डॉलर्स में। तो वहाँ पे आपको, अगर आप लोग मतलब अंडर डेवलप कंट्रीज से हो तो आपको वहाँ पे प्रूव करना पड़ता है कि मैं इतने पैसे नहीं दे सकता, मुझे ये कोर्स फाइनेंशियल पे फ्री दिया जाए। तो आपको उनको कन्विंस करना पड़ता है। उनके पास मिलियंस ऑफ एप्लीकेशंस आती हैं, वो रिजेक्ट कर देते हैं। आपकी एप्लीकेशन में ऐसा क्या होगा जो एक्सेप्ट करेगा? दैट इज क्रिएटिव राइटिंग। और फाइंड अ सोल्यूशन टू अ पर्सनल प्रॉब्लम, कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम की सोल्यूशन है तो आपको क्या काम करना पड़ता है? उसके लिए कन्विंस करना पड़ता है। कन्विंसिंग एबिलिटी तब भी आएगी जब आप लोगों को राइटिंग में ये यूज़ करनी आएगी। मजीद आपने एक चीज़ याद रखनी है, व्हेन वी राइट इट इज़ ऑफन इन द रिस्पॉन्स टू अ सिचुएशन दैट शेप्स द पर्पस एडोनियस फॉर द राइटिंग। जब भी आप कभी किसी चीज़ को के लिए लिखते हैं तो हम किसी चीज़ के रिस्पॉन्स में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमें जॉब चाहिए तो हम वो जॉब के हसूल के लिए लिखते हैं। चीज़ वापस करानी है तो उसके हम रिस्पॉन्स के लिए कोई चीज़ लिखते हैं। हमें उसका पर्पस और ऑडियंस को ध्यान में रखना है कि हम किस टाइप की चीज़ के लिए लिख रहे हैं। उसके बाद वी रेयरली राइट इन आइसोलेशन, हम अकेले वैसे ही अपने आप के लिए बहुत मुश्किल ही है कि लिखते हैं। पोइट्स वगैरह होते हैं वो लिखते हैं पोएम्स, पोइट्री, वैसे कोई फजूल में अपने लिए कोई चीज़ मुश्किल ही है लिखता हो। बट इंस्टेड टू राइट टू अदर्स हु हैव इंटरेस्ट इन आवर मैसेज, कहता है कि हम दूसरों के लिए लिखते हैं जिनको हमारे पैगाम में इंटरेस्ट हो। आगे चलते हैं द पर्पज़ ऑफ राइटिंग में। वो कहता है वेन एवर यू राइट सम क्लियर पर्पजेज शुड गाइड योर एफर्ट्स। तो जब भी लिखो तो ये देखो, दिमाग में एक क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू बना दो कि मैं लिखना किस बारे में है। व्हाट इज़ माय मेन एम, या जिस तरह आपको कहते हैं ना माय एम इन लाइफ, आपका ज़िंदगी में एक मकसद होना चाहिए, वैसे आप ब्लैंक इधर जा रहे हैं। उसके बाद कहता है इफ़ यू डोंट नो व्हाई यू आर राइटिंग नीदर विल योर रीडर। तो कहता है कि अगर आपको ही नहीं पता कि आप किस बारे में लिख रहे हैं, आपका मकसद क्या है लिखने का, तो आपके रीडर को हक समझ आएगी। तो इसलिए पहले आपको पता होना चाहिए मैं ये कोई माशरे का मसला है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे गुर्बत है तो मैं गुर्बत पे लिख रहा हूँ तो क्यों लिख रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास लॉजिक्स होनी चाहिए, रीजनिंग होनी चाहिए। आगे चलते हैं पर्पज ऑफ राइटिंग में। दोबारा वो कहता है डू यू थिंक फुलफिलिंग असाइनमेंट क्वालिफाई या रियल राइटिंग पर्पज। कहता है कि अगर आपने असाइनमेंट सबमिट करा देते हैं तो इसका ये मतलब है कि आपको क्रिएटिव राइटिंग आ गई, हरगिज़ नहीं। उसके बाद कहता है ऑथेंटिक पर्पस रिक्वायर यू टू आंसर द क्वेश्चन। आपके पास एक ऑथेंटिक वजह होनी चाहिए आंसर क्वेश्चन करने के। जिस तरह वो कहता है कि व्हाट डू आई वांट दिस पीस ऑफ राइटिंग डू फॉर बोथ माई रीडर एंड मी। कहता है कि मुझे फिर ऐसा क्या करना चाहिए, ऐसी क्या चीज़ें करनी चाहिए कि जो राइटिंग में लिखूं वो मेरे लिए भी हो, वो मेरी लॉजिक्स के मुताबिक भी हो, मेरी प्रॉब्लम को सोल्यूशन भी हो और माशरे की प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हो, कि उसको मैं भी पढूं तो मुझे भी समझ आए और मेरा रीडर भी अट्रैक्ट होके पढ़े। हमेशा एक टिप आपको मैं एक बताने जा रहा हूँ क्रिएटिव राइटिंग की, कि जब भी आप क्रिएटिव राइटिंग लिखो, अगर आपको वो खुद पढ़ के नहीं इंटरेस्टिंग लग रही तो इसका मतलब है आपके रीडर को भी वो बोरिंग लगेगी। जो चीज़ आपको खुद नहीं अच्छी लग रही वो आप कैसे तवक्को कर सकते हो कि दूसरे बंदे को अच्छी लगेगी। उसके बाद कहते हैं कि हम क्या करते हैं, टू इन्फॉर्म हम किसी इन्फॉर्मेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल एक कोविड-19 आया तो उस पर अगर हम एक पैराग्राफ या कोई राइटिंग लिखते हैं तो हम लोगों को इन्फॉर्म करेंगे कि कैसे इससे बचाव कर सकते हैं, इसके क्या क्या प्रोज हैं, इसके क्या क्या कॉन्स हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, डिस क्या हैं इसके। तो ये चीज़ें हम लिखेंगे इन्फॉर्म करने के लिए लोगों को। अ स्टूडेंट इन अ कंप्यूटर साइंस कुड पोस्ट अ ब्लॉग ऑन क्लास इंस्ट्रक्शनल साइज दैट हाउ टू क्रिएट अ वेब पेज। फॉर एग्जांपल आप अगर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप एक ब्लॉग बनाते हैं जिस पे आप लिखते हैं हाउ टू क्रिएट अ वेब पेज। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि यार वेब पेज किस तरह बनाते हैं। इसी तरह अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो मेडिकल रिसर्चर हैं तो आप अपनी रिसर्च शेयर करोगे अपनी पब्लिकेशन में, और ताकि वो दूसरे डॉक्टर्स और प्रोफेशनल्स के काम आ जाए। फॉर एग्जांपल एक गूगल अकाउंट है, अगर वो आपको बनाना आता है तो तब ही आप उस पर वीडियो बनाओगे या उस पर ब्लॉग लिखोगे। किस तरह बनाते हैं क्यों लिखोगे, ताकि दूसरों को इन्फॉर्मेशन मिले। उसके बाद दूसरा पॉइंट है टू परसुएड। इसका मतलब है दूसरों को कन्विंस करना, दूसरों को लॉजिक्स के जरिए कन्विंस कर लेना।
यू प्रोबेबली हैव स्ट्रॉन्ग व्यूज़ ऑन मैनी इश्यूज़, आपके कई इश्यूज़ पे स्ट्रॉन्ग व्यूज़ होंगे कि यार मेरे लिहाज से ये चीज़ तो ऐसे होनी चाहिए। तो आप दूसरों के लिहाज से नहीं है तो आप उन लोगों को लॉजिक्स दो, उन लोगों को रीजनिंग करो, उनके साथ रीज़न करो ताकि वो लोग भी इस चीज़ पे कन्विंस हो जाएं। इसके लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग लॉजिक्स होनी चाहिए ताकि अगले बंदे की बोलती बंद हो जाए। एंड दीज फीलिंग में समटाइम्स इम्पेल यू टू ट्राई स्वेइंग फ्रॉम योर रीडर। तो यहाँ पे इसमें जो हमारे पास वो कह रहा है कि ये जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग व्यूज़ होते हैं तो दूसरे लोगों के व्यूज़ कई जगह स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो इसमें आप लोगों ने ऐसी लॉजिक्स पेश करनी है, ऐसी चीज़ें पेश करनी है ताकि अगला बंदा कन्विंस हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक बात कर रहे हो जिसमें आप कहते हो कि जिसमें हम कहते हैं कि यार इस्लाम में ये चीज़ जायज़ है और दूसरा बंदा कहता है कि इतनी सख्ती इस पे नहीं है, तो आप लोग उसको क्या करोगे, आप लोग उसको लॉजिक्स दोगे, कन्विंस करोगे, किसी तरह उसको प्रूव करोगे कि ये यार यहाँ पे ये कहा गया। जिस तरह कहते हैं कि पीठ पीछे बोलने वाले जो है वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाएगा, उनको स्नेक्स कहते हैं। तो आप लोग उन लोगों को प्रूव करोगे। एक बंदा कहता है नहीं यार पीठ पीछे बोलने से कुछ नहीं होता, तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने क्या काम करना है, उसको लॉजिक से कन्विंस करना है यार ये यहाँ पे ये कहा गया है। तो इसका मतलब है इम्पेल यू टू ट्राई स्वेइंग योर रीडर। स्वेइंग का यहाँ पे जो मतलब हमारे पास होता है इफेक्ट होता है, इसका मतलब है आप अपने रीडर पे किस तरह असर अंदाज होते हो। स्वेइंग योर रीडर। तो उसके बाद आप लोगों को इन्फ्लुएंस भी आप इसको कह सकते हो कि आप अपने रीडर पे किस तरह कर सकते हो, इन्फ्लुएंस कर सकते हो, उस पर अपनी जो लॉजिक्स हैं उनको किस तरह प्रूव कर सकते हो। तो उम्मीद है ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद है हमारा टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। हम राइटिंग किस लिए करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। बाय योर टॉपिक, वर्ड चॉइस, एग्जांपल, टर्न ऑफ योर फ्रेज। हमारे जो टॉपिक्स होते हैं, हमारे अल्फाज होते हैं, अल्फाज की जो चॉइस होती है, एग्जांपल्स होती हैं, टर्न ऑफ द फ्रेज हमारे जो फ्रेजेस होते हैं, पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस होते हैं। यू डिस्प्ले अ बिट ऑफ योर सेल्फ। हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि हम किस बारे में सोचते हैं, हमारी जो सोच है वो किस लेवल की है। वेदर इन ईमेल, जनरल्स, पोइट्री, ऐसे या फिक्शन। तो जो हम लिखते हैं वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि यार ये बंदा इस लेवल पे सोचता है, इसकी सोच पॉजिटिव है, इसकी नेगेटिव है, अच्छा ये इस चीज़ को इतने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, ये आउट ऑफ बॉक्स सोचता है। तो ये चीज़ें आपने। दूसरा जो पर्पज़ ऑफ राइटिंग है टू एंटरटेन। हम क्या करते हैं, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए लिखते हैं। जिस तरह हम कॉपलेट्स, उसके बाद पोइट्री लिखते हैं और कोई जो होती है फ़नी राइटिंग ये भी लिखते हैं। तो वो कहता है सम राइटिंग मेरली एंटरटेन्स। तो वो क्या होती है, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होती है। सम राइटिंग कपल्स एंटरटेनमेंट विद मोर सीरियस पर्पस। कई होती है जिसमें आपको एंटरटेनमेंट तो दी जाती है लेकिन बीच में कोई एक सीरियस मैसेज दे दिया जाता है। तो यहाँ पे जिस तरह फॉर एग्जांपल मजाक में कोई बंदा आपको, जिस तरह आपको मजाक में कोई बंदा आपकी बेइज्जती कर जाए या मजाक में आपको कोई काम की बात कह जाए, वो आपको बुरी भी ना लगे और वो बात भी आप तक कन्वे कर दे, तो वो क्या होता है, एंटरटेनमेंट पर्पजेज़। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरी है कि एंटरटेनमेंट में एक तो होती है सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, दूसरी होती है तनकीद बराए इस्लाह, कि वो आप लोगों को बात तो मजाक में कह गया है लेकिन वो बात बीच में काम की बात कर गया है, उसने आपको फील भी नहीं होने दिया और आपको बात भी कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल यार आप किसी के घर चले गए और वहाँ पे मैं आपको अभी एग्जांपल दे देता हूँ, मैं कहाँ से गूगल से निकाल के दूंगा। तो यहाँ पे आप लोग किसी के घर चले गए, दरवाज़ा खटखटाए बगैर, थोड़ा सा दरवाज़ा खुला था, अंदर चले गए। अब अगला बंदा अगर समझदार है, क्रिएटिव राइटिंग उसके दिमाग में फीड हुई है, तो वो आपको क्या करेगा, वो अंदर आपको मजाक में कहेगा यार अभी गेट खुला भी हो तो बेटा वैसे ही बंदा कम से कम बेल बजा लेता है, इस तरह वैसे करना चाहिए, बेल बजा के ही आ जाना चाहिए। आपका क्या ख्याल है, बेल बजा के ही आना चाहिए ना। तो इस तरह मजाक में मतलब वो आपको इस तरह मतलब मजाक में आपको शर्मिंदा भी कर दे, मतलब काम की बात कर दे। तो ये वो मकसद है, आप उम्मीद है समझ तो गए होगे। उसके बाद ऑथर का पर्पस क्या होता है, ये थोड़ी तस्वीर ब्लर है, इसको इग्नोर करो। एक जो बुक लिखने वाला होता है उसका जो आपके पास मकसद होता है आपको एंटरटेन भी करे, ताकि आप लोग, यार बुक में बोरिंग हो जाता है ना इतना ज़्यादा पढ़ना, परसुएड करे। परसुएड का मतलब है आपको अपनी लॉजिक से कन्विंस करे, डिस्क्राइब करे,
डिस्क्राइब मतलब चीज़ों को डिस्क्राइब करे, और ये इसका सीक्वेंस अगर है तो आप पहले इन्फॉर्मेशन, आपको उसका मकसद पहला होता है इन्फॉर्मेशन देना, फिर साथ साथ यार इन्फॉर्मेशन से बंदा बोर हो रहा है तो उसको एंटरटेन करो, एंटरटेन करने के साथ साथ वो आपको अपनी लॉजिक से क्या करेगा, कन्विंस करेगा, और उसके बाद डिस्क्राइब भी चीज़ों को करेगा कि क्यों ऐसा होता है। उसके बाद ये आप पैराग्राफ पढ़ लो 1 मिनट। इसमें वो कहता है कि इमेजिन पीपल सो ग्लूड टू देयर कंप्यूटर्स, के मतलब उन लोगों को इमेजिन करो जो कि हर वक्त कंप्यूटर के साथ ग्लूड होते हैं, मतलब चिपके रहते हैं। दैट दे फॉरगेट टू ईट और स्लीप इवन मिस देयर वर्क। कहता है कि उनको ना खाने की होश होती है, ना भाई पीने की उनको होश होती है, और वो क्या काम करते हैं, कभी अपना काम भी छोड़ देते हैं यार कंप्यूटर के चक्कर में। अब ऐसा क्या, आगे पढ़ते हैं। इट इज़ लाइक अ स्ट्रेंज वर्जन ऑफ ज़ूम्बी मूवी। तो ज़ूम्बी मूवी मैंने तो नहीं देखी, आपने देखी होगी तो पता होगा, तो ये कोई ड्राउनी सी आई थिंक सो मूवी है। तो इसमें वो कहता है कि इट इज़ लाइक अ स्ट्रेंज वर्जन ऑफ ज़ूम्बी मूवी। तो वो लोग उस तरह हैं जिस तरह एक स्ट्रेंज वर्जन है ज़ूम्बी मूवी का। व्हाट कुड हैव ईटन देयर ब्रेन्स। कहता है कि उनके दिमागों को किस चीज़ ने खा लिया है। वीडियो गेम्स कैन बी एडिक्टिव एज प्लेयर्स स्ट्रगल टू गेट देयर नेक्स्ट लेवल। कहता है कि वीडियो गेम्स एडिक्टिव हो सकती हैं क्योंकि उसमें क्या होता है, हम एडिक्शन की तरफ जाते हैं, वहाँ पे लेवल्स होते हैं, यहाँ पे हमारे पास चीज़ों के लेवल होते हैं। तो हम क्या काम करते हैं, पहले लेवल से दूसरे पे जाने के लिए हमारे पास फिर दूसरे से तीसरे लेवल ख़त्म नहीं होते, और हमारा क्रेज़ बढ़ता जाता है, हमारी एडिक्शन, हमें नशा हो जाता है, आदत हो जाती है कि यार मैं अभी तक लेवल 5 पे क्यों, 6 पे क्यों नहीं जा रहा, उसका लेवल 98 है तो मेरा लेवल 10 क्यों है, मैंने लेवल 98 तक जाना है, बस दिन रात एक करके पढ़ाई नहीं करनी, लेवल 98 तक लाजमी जाना है। उसके बाद दिस इज़ नेगेटिव इफेक्ट। वो कहता है कि स्टिल दिस नेगेटिव इफेक्ट इज एग्जेजरेटेड। तो ये जो हमारा मतलब एक बढ़ा चढ़ा के हम काम कर रहे हैं यार, एक नेगेटिव इफेक्ट है, ये एग्जेजरेटेड हुआ है यहाँ पे। बट देयर आर नंबर ऑफ क्वालिटीज़। कहता है कि इसका नेगेटिव इफेक्ट हमने बढ़ा चढ़ा के बयान तो कर दिया है, लेकिन देयर आर नंबर ऑफ क्वालिटीज़ दैट मेक वीडियो गेम प्लेयर वांट टू कीप कमिंग बैक। तो वो कहता है कि इसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ भी होती हैं जो कि वीडियो गेम प्लेयर को क्या करती हैं, वापस आने पे मजबूर करती हैं उस गेम पे। एंड गुड गेम डिज़ाइनर नीड टू नो देयर क्वालिटीज़। तो जो गुड गेम डिज़ाइनर होते हैं उनको पता होता है कि यार ये ऐसी चीज़ें क्या करनी है, ऐसी चीज़ें क्या करनी है हमारी गेम में, हमने क्या क्या ऐड करना है ताकि हमारा बंदा जो है वो बोर हो के यहाँ से ना जाए, हमारा जो गेम खेलने वाला है वो गेम को खेलता ही चला जाए। आपने 8 बॉल पूल देखी होगी, उसके लेवल नहीं ख़त्म होते, उसमें नए नए उसने क्या काम किए यहाँ पे गेम्स डिज़ाइनर ने, वहाँ पे डिफरेंट आपको स्टेज ऐड करेगा, फिर डिफरेंट कंट्रीज़ ऐड करेगा, उनके कैपिटल्स ऐड कर देगा, बर्लिन, टोक्यो और डिफरेंट, इस तरह बाकी बहुत सारे होते हैं। इसी तरह लेवल्स ऐड करेगा। इस तरह गाड़ियों वाली गेम में देखो तो डिफरेंट किस्म की कार्स देगा आपको कि आप ये परचेज़ कर लो, फिर आपको डिफरेंट रोड्स देगा, डेजर्ट वाला रोड है, फिर स्टार्ट वाला रोड है, फिर सी साइड वाला रोड है, फिर आपको कहेगा कि कार पे अब आपने निट्रो बूस्टर लगाना है उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए, तो फिर आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। यूं करते करते आप उस गेम से, बहुत मुश्किल ही है कि आप उस गेम से आपका दिल भर जाए। तो जो अच्छा गेम डिज़ाइनर होता है वो क्या काम करता है, इन चीज़ों को अपने मद्देनज़र रखता है और उनकी गेमें चलती रहती हैं, उनकी जेबें भरती रहती हैं। तो आपको भी अगर ये स्किल आ गई तो आप ज़िंदगी में बहुत पैसा कमाओगे। अब वो कहता है कि दिस पेपर फॉर, ये जो हमने पीछे ये सारी कहानी पढ़ी, ये किसके बारे में, गेम एडिक्ट्स टू गेट देम टू क्विट। ये उनके बारे में है कि जो गेम एडिक्ट हैं वो क्या काम कर दें, गेमें खेलना छोड़ दें। अ ह्यूमरस एनोलॉजी, इसमें वो कहता है कि आप लोग एक ह्यूमरस एनोलॉजी, इसका मतलब है कि एक मतलब मज़ाहिया अंदाज में वो काम की बात कर गया। और उसके बाद कहता है और अ सीरियस रिकमेंडेशन टू अ गेम डिज़ाइनर, या उसने एक सीरियस रिकमेंडेशन दी गेम डिज़ाइनर को। तो मेरे लिहाज से तो इसका यही वाला बनता है कि यहाँ पे देखो उसने ऊपर नेगेटिव इफेक्ट गेमों के और सारा करके आखिर में कहता है कि गेम डिज़ाइनर को इस सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। 2 भी बन सकता है। ह्यूमरस एनोलॉजी में उसने देखो यहाँ पे सारा ह्यूमर तो नहीं है, उसने तनकीद भी की और तनकीद में वो काम की बात कह भी गया। तो पहले ऑप्शन के बारे में तो मैं नहीं जा सकता, तो आप लोग दूसरे 2 ऑप्शंस के बारे में नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ऐसा क्या लगता है। तो इसमें यही होता है कि कंपैरिजन हमारा हुआ, तो यहाँ पे आप लोग इसको, मैं तो यही कहूँगा 3rd ऑप्शन ठीक ही है। उसके बाद ये वाली हम पैराग्राफ रीड करते हैं।
वो कहता है इसमें, वो कह रहा है स्टीरियोटाइप जो हमारे पास गेमर्स हैं, इज़ दैट दे आर सो ग्लूड टू देयर कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे जो स्टीरियोटाइप गेमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, अपने कंप्यूटर से चिपके रहते हैं। तो स्टीरियोटाइप ये अपने कंप्यूटर से चिपके रहते हैं, और यहाँ पे ये क्या होता है, और ये हमारे पास इनको ना खाने की होश होती है, वो कहता है ना इनको पीने की होश होती है। और उसके बाद कहता है कि वाइल दिस इज़ अ ग्रॉस एग्जेजरेशन। तो वो कहता है कि ये एक ग्रॉस एग्जरेशन है। ग्रॉस मतलब टोटल, एक एग्जेजरेशन है, मतलब एग्जेजरेट करके बताया गया। गेम डिज़ाइनर डू वांट देयर प्लेयर्स टू बी हुक्ड ऑन देयर गेम। तो गेम डिज़ाइनर जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, अपने गेम को, जो भी अपने प्लेयर्स होते हैं उनको गेम के साथ हुक करके रखते हैं। हुक का मतलब है, मतलब गेम पे ही रहना, हमारा यूज़र किसी और गेम पे ना जाए, हमारा यूज़र हमारी गेम ही पूरी ज़िंदगी खेलता रहे। अल्लाह के बंदो हमारी जान छोड़ दो गेमों से। दे आर इन फैक्ट नंबर ऑफ क्वालिटीज़ दैट मेक वीडियो प्लेयर्स वांट टू कीप रिटर्निंग टू अ फेवरेट गेम। वो कहता है कि इसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो कि एक वीडियो प्लेयर्स को क्या करती हैं, अपनी गेम के साथ जुड़ी रखती हैं, जोड़े रखती हैं। और उसके बाद एनी गुड गेम डिज़ाइनर नीड टू नो देयर क्वालिटीज़। अब ये वाला पैराग्राफ आप पढ़ें और वो दूसरा पढ़ें, तो इसमें से आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे वो कहते हैं इमेजिन द पीपल दैट आर सो ग्लूड टू देयर कंप्यूटर दे फॉरगेट। उसके बाद कहते हैं स्ट्रेंज वर्जन ऑफ ज़ूम्बी, और यहाँ पे उसने एग्जांपल्स वगैरह दी हैं। तो मेरे ख्याल से तो ये इतना मुझे ये वाला नहीं अच्छा लग रहा। तो यहाँ पे अगर इस वाले को देखो तो यहाँ पे एक पता चल रहा है यार, पढ़ने का दिल कर रहा है। यहाँ पे इस पैराग्राफ को देखो, पता नहीं इसकी कोई ख़ास सेंस भी नहीं बन रही है, और पता नहीं वीडियो गेम्स आर एडिक्टिव और ये वो। तो यहाँ पे कुछ चीज़ क्लियर साफ़ सुथरा एक नहीं दे रहा। तो इसको अगर देखो तो ये इसने स्किल यहाँ पे यूज़ कर ली है। यहाँ पे देखो स्टीरियोटाइप गेमर्स के बारे में वो कहता है कि, तो उम्मीद है फ़िलहाल यार यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि क्रिएटिव राइटिंग हम क्यों करते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो अभी अगली वीडियो में हम इसका मैं पार्ट 2 बना देता हूँ। यहाँ पे अभी इसको यहाँ पे बंद कर देता हूँ वीडियो को, और अगली वीडियो में मैं आपको मज़ीद क्रिएटिव राइटिंग का जो हमारा ये वाला इंट्रोडक्शन टू राइटिंग का टॉपिक है इसको क्लियर कर दूँगा। आपको एग्जांपल्स भी दूँगा जो आप लोगों को ये पैराग्राफ आपने ये वाले किस तरह लिखने हैं, क्या करना है। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।